अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान और इसराइल के दरमियान जंग पर बुलाया गया हंगामी इजलास गुज़श्ता रात बगैर किसी वाज़ेह नतीजे के खत्म हो गया। अमरीका, ईरान और दीगर ममालिक के नुमाइंदों ने अपनी पोजीशन वाज़ेह की, ताहम आलमी इदारा कोई मुत्तफ़िका लाए अमल इख्तियार करने में नाकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के गैर कानूनी हमले की मज़म्मत करता है। The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. We unequivocally denounce these blatant provocations. इसी इजलास में ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा कि इसराइल ने ईरान के खुद मुख्तारी पर हमला करके जिनीवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। सलामती कौंसिल के इजलास में ईरान की तरफ से वाज़ेह किया गया कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ना रोका तो मशरिक़ वुस्ता एक ना खत्म होने वाली जंग की दलदल में घुस जाएगा। अमरीकी मंदूब ने एतराफ़ किया कि अमरीका इसराइल के ईरान पर हमले से पहले आगाह था, ताहम उन्होंने ये दावा भी किया कि इन हमलों में अमरीकी फोर्सेस शामिल नहीं थी। जबकि चीनी मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि ये इसराइली हमले ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाकर एक और रेड लाइन अबूर की है। रूस के मंदूब ने कहा कि ईरान पर इसराइल के हमलों का कोई जवाब नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने ईरान के जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों की मज़म्मत करते हुए दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इजलास में आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तमाम मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें, क्योंकि अगर आज मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आ जाएगी। मैं इस ईवान की वसाकत से और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की जरूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनका दुख दर्द, उनकी खुशियां, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। इसी इजलास में असद कैसर ने कहा कि भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो उसने इसराइली ड्रोन इस्तेमाल किए। इसराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान किया है। ईरान ने आज सुबह इसराइल पर अपने मिसाइल हमले भी जारी रखे। ईरान की जानिब से जवाबी हमले में बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागे जाने के बाद इसराइल ने फौज को कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया है, जिसके बाद ताज़ा इसराइली हमले में मजीद 2 ईरानी जनरल्स और 3 जौहरी साइंसदान समेत 20 बच्चों की भी हलाकत की इत्तलात आ रही हैं। ईरान ने इसराइल के हमले में मजीद 2 फौजी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक भी कर दी है। इससे पहले ईरान ने इसराइल के 2 F-35 स्टेल्थ जंगी तैयारे मार गिराने और एक खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा किया था, लेकिन इनकी तस्दीक नहीं हो सकी थी। ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि इसराइल का दिफा किया गया तो खित्ते में दीगर फौजी अड्डों को भी निशाना बनाएंगे। जबकि अमेरिका ने वाज़ेह अल्फाज में ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ईरानी क़यादत ने किसी भी अमरीकी शहरी, फौजी अड्डे या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो इसके संगीन और दूररस नतायज बरामद होंगे। अब जहां तक जौहरी डील का ताल्लुक है तो गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान फौरी तौर पर मुआहदा कर ले, वरना ईरानी सल्तनत सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगी। ताहम ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीका के साथ जारी जौहरी मुज़ाकरात को बेमानी करार देते हुए कहा कि वाशिंगटन की मुनाफिकाना पॉलिसियों के बायस बातचीत की कोई अहमियत बाकी नहीं रही। ईरान में पाकिस्तानी सफारतखाने ने पाकिस्तानी शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत भी की है। इसराइली हमलों के बायस ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते बंद हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 45 से 50 हज़ार के दरमियान है, जिनमें बड़ी तादाद ज़ायरीन की है। इसराइल और ईरान की जंग क्या सूरत इख्तियार कर सकती है, पाकिस्तान पर असरात क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए सरदार मसूद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, पाकिस्तान के, अमेरिका और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद साहब आपके वक्त का।
सरदार साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, सलामती कौंसिल का गुज़िश्ता रात इजलास हुआ, वो इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। आपके ख्याल में क्या सलामती कौंसिल का किसी भी किस्म का इस जंग को रुकवाने में कोई किरदार हो सकता है? मेरी ज़ाती राय यह है कि जिस किस्म की सलामती काउंसिल की कॉम्पोजिशन है, तो वो इस वक्त उसका कोई भी किरदार मौसर नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का वीटो वहाँ तमाम दूसरे फैसलों के ऊपर भारी है। इस वक्त जो अमेरिका के दो हलीफ वहाँ मौजूद हैं, उनका भी वीटो है, वो है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। तो दूसरे ये है कि जो चूँकि इसराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल है इस जंग में, तो अमेरिका ज़रूर वीटो इस्तेमाल करेगा। मेरा जहाँ तक ख़्याल है, मेरा जो तजुर्बा है कि वहाँ इस किस्म की कोई कोशिश भी नहीं की जाएगी, और अभी तक सलामती काउंसिल ने जो किया है बस उतना वो आगे बढ़ सकेगी, और उससे आगे वो नहीं बढ़ सकती। लेकिन अगर बढ़ेगी तो उसमें फ़ैसला नहीं कर सकेगी। इसकी एक और वजह मैं आपको बताऊँ, अंतोनियो गुतेरेस जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने बयान दे दिया है, उन्होंने मजम्मत की है और दोनों फ्रीकैन को सलाह दी है कि वो गुफ्त शुनीद से ये मसला हल करें, सफारतकारी से भी मसला हल करें। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को इस किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। अच्छा। तो मसाल के तौर पर दो इस किस्म के दो आर्टिकल्स हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं, जिनकी बुनियाद पे सलामती काउंसिल ये अपनी जुरिस्डिक्शन में कोई इक़दाम कर सकती है। एक तो है आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जिसके मुताबिक चूँकि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, तो एक सूरत हाल पैदा हो गई है। ईरान ने ख़त भी, एक मकतूब भी इरसाल कर दिया है सलामती काउंसिल को और सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस को भी। तो उसकी बुनियाद पे वो बहस व तमहीस और फ़ैसला कर सकती है। दूसरा जो है वो जो जिनीवा कन्वेंशंस हैं, उनका एडिशनल प्रोटोकॉल जो है, उसमें उसकी जो शिक है, शिक जो है 56, उसमें कहा गया है कि आप जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला नहीं कर सकते, वो गैर क़ानूनी है जी। तो चूँकि जौहरी जंग का भी एक ख़तरा है, और ये भी ख़तरा है कि ईरान जो है अफसूदगी को इस हद तक न बढ़ाए, यूरेनियम की अफसूदगी को इस हद तक न बढ़ाए कि वो हथियार हासिल कर ले, जौहरी हथियार हासिल कर ले, कोई एटमी धमाका कर बैठे। तो सलामती काउंसिल इसीलिए बनी थी इस किस्म के मामलात में दखल अंदाज़ी करने के लिए और फ़ैसला साजी के लिए। लेकिन इस वक्त उसके हाथ बंधे हुए हैं, और अगर कोई वो फ़ैसला कर भी लेती है, अगर इस सिलसिले में कोई नक़्लो हरकत होती है वहाँ, या कोई किसी किस्म की सरगर्मी होती है, तो अमेरिका का वीटो मौजूद है। इसकी हाल ही में एक मिसाल ये है कि जब वहाँ कुछ अर्सा पहले, चंद ही हफ्ते पहले, करारदाद सलामती काउंसिल में पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी की जाए। यानी वहाँ गुफ्त शुनीद चल रही थी कि कोई आर्जी जंग बंदी कर दी जाए जब तक कि यरगमाल लिए हुए इसराइली वापस नहीं आ जाते। लेकिन दूसरी तजवीज़ ये थी कि इसे मुस्तकिल कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने उसे वीटो कर दिया था। तो वही तजुर्बा दोबारा से दोहराया जाएगा। राइट। लेकिन सदाम मसूद साहब, इसमें ये फरमाइएगा, अब ईरान हमारा हमसाया भी है, हमसायगी में जंग, अब ज़ाहिर बात है हम पर असरात तो होंगे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पर बात हो रही है कि कहीं ये जंग अमेरिका को फिर से इस खित्ते में ना ले आए। तो आपको लगता है कि ये ख़तरा भी कहीं ना कहीं पर मौजूद है? इसका शदीद ख़तरा मौजूद है, क्योंकि जो इनके ईरान के मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने सलामती काउंसिल में बैठ के अमेरिका को ये कहा है कि ईरान समझता है कि वो इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने बयान भी जारी किया है कि तीन ममालिक को एक किस्म का मुंतबे किया है, उनको इंतबाह दिया है कि वॉर्न किया है कि अगर आप हमारे हमलों को रोकने की कोशिश करेंगे, मिसाल के तौर पर अमेरिका ने ये कहा है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे जो हमलावर होते तल अवीव के ऊपर या इसराइल की सरजमीन के ऊपर, तो उनको रोकने में अमेरिका ने मदद की है। तो ईरान ने ये कहा है कि अगर ये तीन ममालिक यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस इसराइल की मुआवनत करेंगे तो इसे जो है एक किस्म का हॉस्टाइल एक्शन समझेगा और वो जो है इनके ऊपर हमला कर सकता है। अगर ये ईरान करता है और सूरत हाल इस तरफ जाती है
तो फिर ये है कि अमेरिका इस खत्ते में आ जाएगा, ईरान में आ जाएगा, मशरक़ वस्ता में आ जाएगा और इस तरीके से बड़ी जंग का ख़तरा है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो जिस तरीके से सोच रहा है वो ऐसा नहीं करने देगा या इस तरफ कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि वो एक और बहुत बड़ी जंग में नहीं उलझना चाहता इस वक्त। तो इसका इम्कान अपनी जगह पे मौजूद है। राइट, लेकिन सरदार मसूद साहब, जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है वो ईरान तो कहता है कि सिविलियन यूज़ के लिए है, लेकिन जो ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं जिन पर वेस्ट को बड़ी तशवीश है, आपके ख्याल में ये जो पिछले 2 दिन में हुआ है और इसराइल का हमला इन न्यूक्लियर एम्बिशंस पर किस तरह से असरअंदाज होगा? मैं ये कहूँगा कि ईरान इस वक्त जो है ये जो भी हमला हुआ है उसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर ले रहा है कि या तो रियासत का वजूद ख़त्म होने का ख़तरा है या रियासत का ना हो तो जो इस वक्त निज़ाम है, सियासी निज़ाम है, उसके ख़त्म होने का बहुत शदीद ख़तरा है। तो इस वक्त चूँकि रियासत और सियासी निज़ाम हम मानी हैं, एक किस्म का सिनोनिमस हैं, तो इस वजह से वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो इस वक्त हुक्मरान हैं, वो चाहेंगे कि किसी तरीके से अपना दिफा करें। यानी ये किस्म का उस किस्म का उनका जबलती या इंस्टिंक्टिव रिएक्शन ये होगा कि ये डिटरेंट हासिल कर लेना चाहिए, जैसे शुमाली कोरिया ने लिया हुआ है। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं, ये एक अलग सवाल है। जो इसराइल ने ये कहा है कि इस वक्त जो तेहरान है या ईरान है, उसके पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो 9 न्यूक्लियर वॉर हेड्स बना ले। और फिर उसके बाद ईरान की तरफ से जो ख़बरें लीक हुई हैं कि वो 15 वॉर हेड्स बना सकते हैं। तो ईरान उस धाने पे खड़ा है, क्या वो ये कदम उठाएगा या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब अभी हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने उसके ऊपर एक करारदाद पास की ईरान के ख़िलाफ़, तो उसमें जब उसे तंबीह दी गई कि आप जो है ऐसा ना करें, तो उसमें ईरान ने रद्द अमल के तौर पर, ये जो है इसराइल के हमले से पहले की बात है, तो उसने कहा तो हमने तो एक और न्यूक्लियर प्लांट खड़ा कर दिया या एक और न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी खड़ी कर दी है। तो ईरान का भी जो है एक डिफाइंस है। हाँ, राइट। अच्छा, अब इसमें एक और मामला जो अमेरिका के अलावा जो दूसरे बड़े ममालिक हैं वो इस मामले को किस तरह से जो है वो देख रहे हैं, खास तौर पर मैं रूस और चीन के हवाले से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दुनिया शायद अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। तो आपके ख्याल में रूस और चीन का इस मामले में क्या किसी भी किस्म का कोई किरदार है? उसमें रूस और ईरान के बहुत गहरे दिफाई ताल्लुकात हैं और रूस और चीन के भी आपको पता है बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन अहम तर चीज़ ये है कि चीन ने भी ईरान की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और इस वक्त उनकी ये ख्वाहिश होगी चीन की और रूस की कि किसी तरीके से ये जंग ना फैले, क्योंकि जो रूस है एक महाज पे जंग लड़ रहा है, वो दूसरे महाज में नहीं उलझ रहा। इस जंग से आपने देखा होगा, जो ख़बरें पड़ी होंगी, कि रूस को माशी फ़ायदा है, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं। और जो रूस ये महसूस कर रहा था कि जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर रही थी, इससे रूस को नुकसान हो रहा था, क्योंकि रूस तेल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन अमलन वो यानी अस्करी सतह पे, अस्करी डायमेंशन में वो ईरान की मदद नहीं कर सकेंगे। वो भी चाहेंगे कि किसी तरीके से कोई सियासी सफारती हल निकल आए, जिसके इम्कानात फ़िलहाल आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो नज़र आ रहे हैं। जी, राइट। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ईरान और इजराइल के तनाज़े के ऊपर। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते तो इसी हवाले से कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान और इसराइल के दरमियान इस वक्त जो मामलात हैं, ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है, डेवलपिंग सिचुएशन है और इस हवाले से सफारतकारी भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के इसराइल पर हमले और इसराइल के ईरान पर हमले भी जारी हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक
सफीर और सीनियर सिफारत जनाब एजाज चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो तनाज़ा इस वक्त हम देख रहे हैं ईरान और इसराइल के दरमियान, आपके ख्याल में इसको रोकने की कोई सूरत है? एक ही तरीका है कि अमेरिका इसराइल को बताए कि ये तरीकाकार जो ठीक नहीं है आपका, और दूसरा तरीकाकार ये है कि दूसरा जो तरीका है वो ये है कि ईरान जो है वो अपनी डिटेरेंस री-एस्टेब्लिश करे। अभी री-एस्टेब्लिश, क्योंकि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उसी वक्त काम होंगी जब इन दोनों पार्टीज में से एक जो कमजोर नजर आएगी तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आ जाएंगे। हमेशा ऐसा होता। तो ईरान ने पहले तो कल जब इराक इस पे हमला किया इसराइल ने, तो उस वक्त तो लगा था कि ईरान जो है पहला वार बड़ा बुरी तरह हारा है, क्योंकि इतनी इंटेलिजेंस फेलियर तो उनकी सारी सियासी क़यादत मिलिट्री क़यादत निकल गई। तो उसके बाद जब रात को इन्होंने कुछ मिसाइल्स फेंके हैं तो उससे दोबारा डिटेल्स किसी हद तक स्टैब्लिश हुई। लेकिन आपने देखा चूंकि इजराइल के पास एक लामतनाही सिलसिला है अमेरिका की सपोर्ट का, वेपन्स का, तो उन्होंने आज फिर कुछ इसी किस्म के बयान दिए हैं कि जी हम तो तेहरान को जला के रख देंगे, ये वो। और इसलिए ईरान का अब इम्तहान ये है कि अगर वो अपने अंदर अपनी तरकश में वो तीर हैं उनके पास जिससे इसराइल को पैगाम मिल जाए कि भाई ये ईरान तरन वाला नहीं है, तो फिर तो यकीनन वो सारी कोशिशें भी कामयाब हो जाएंगी, सारे लोग भी बीच में आ जाएंगे। तो चाइना ने भी ऑफर किया है कि हमको रोल प्ले कर सकते हैं, अरब ममालिक भी हैं, सऊदी अरब ने अच्छा बयान दिया था इनके ईरान की सपोर्ट में, और शायद अमेरिका भी चाहेगा कि चले कम से कम डील तो हो जाए, और नेतन्याहू के लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो नेचुरली नेतन्याहू साहब तो और चढ़ के पाएंगे जिस तरह अभी तक हो रहा है, और ये दुनिया के लिए और हमारे खित्ते के लिए। लेकिन एजाज चौधरी साहब, एक जो इस एनालिसिस दिया जा रहा था इस सिचुएशन के हवाले से, वो ये था कि ईरान पर डील के हवाले से, जौहरी डील के हवाले से वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं अमेरिका और इसराइल। हालांकि ईरान तो एक अरसे से पाबंदियों का शिकार है, और अगर वहां पर मतलूबा मकासद हासिल नहीं हो सके तो आपके ख्याल में ये सोच क्यों थी कि अगर इस तरह से हमला किया जाएगा तो ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सकता है, या आपको लगता है कि इन हमलों का मकसद कुछ और भी था? डील तो ईरान पहले ही तैयार था ना जी डील कराने के लिए, वो तो कह रहा था करें, और हो भी गई थी 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खत्म की। अब दोबारा भी ईरान तो तैयार था, क्योंकि उनके तो रहबर ने कहा हुआ था कि जी ये अब ना बनाए न्यूक्लियर वेपन्स, तो इसलिए ईरान तो तैयार था। मेरा नहीं ख्याल, असल में ऑब्जेक्टिव है जो इसराइल का रीजनल डोमिनेंस का, वो अपने उस खित्ते के अंदर बाकी सारों को तो न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। उन्होंने देखा कि जो वहां पे ईरान के साथी थे, हिजबुल्लाह हमास कमजोर है, सीरिया में रिजीम चेंज हो गई, बाकी अरब्स आर क्यूइंग अप टू जॉइन अब्राहम्स अकॉर्ड में ज्यादा चले गए, कुछ जो भी साइड पे बैठे हैं। तो अब जो इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव था कि ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, कुछ हम अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, उसमें अगर वाहिद रुकावट रह गई तो वो ईरान है। इसलिए उनका ऑब्जेक्टिव तो यह है कि ईरान को हम किसी तरीके से यूज ऑफ फोर्स के जरिए मेलो डाउन करें, तो फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं है। फिर हम गजा के लोगों को बाहर निकाल, कुछ को मार देंगे और कुछ को बाहर भेज देंगे, और वेस्ट बैंक में भी पूरी तरह छा जाएंगे, और फिर अपने टेंटिकल्स फैलाएंगे ग्रेटर इजराइल के लिए, साउथ लेबनान में, जॉर्डन में, सिनाई में। तो ये उनका असल ऑब्जेक्टिव है। ये डील तो जो है ये तो एक तरीका था ईरान को न्यूक्लियर वेपन से रोकने का, और अब चूंकि अगर ये नहीं हो रहा तो ईरान तो अब जाएगा वेपनाइजेशन की तरफ, मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है। अभी एकदम से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं। अभी 1-2 दिन है, उन्होंने कहा हुआ है कि इतवार को करें। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी आप डील अगर करना चाहते हो तो लेट्स सी कि ईरान क्या फैसला करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस हमले के बाद इसराइल के ईरान शायद अब उस तरह की डील शायद करना भी ना चाहे, वरना वो लगेगा कि आप वीकनेस के पॉइंट से कर रहे हैं रादर देन के स्ट्रेंथ। और इस हमले के बाद जो नॉन प्रोलिफरेशन है उसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? नॉन प्रोलिफरेशन तो कब का दम तोड़ चुका जनाब। जब इजराइल बना रहा था एटॉमिक वेपन्स तो किसी ने रोका उसका हाथ, और जब बाकी भी कर रहे थे अपने अपने मफाद में करते हैं ना सारे। ईरान की तो दाखिली मुहर्रकात ऐसे थे कि वो बना नहीं सके,
वरना शायद वो भी बना जाते। सही। तो ईरान ने चैलेंज कर रखा है अमेरिका को कब का, ठीक है ना जी, तक उन्होंने ये चैलेंज कर रखा है अमेरिका उसको, इस वजह से उनके ऊपर ज्यादा इस तरह का कहर ये बरसाना चाहते हैं इसराइल और अमेरिका जो है, वरना तो नॉन प्रोलिफरेशन इज नॉट रियली एन इशू। ठीक। और लास्टली एजाज साहब, पाकिस्तान को जब एक बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हमारे ये कॉन्फ्लिक्ट है और एक इंडो इजराइल नेक्सस भी हम देखते हैं, तो पाकिस्तान को इस मामले के बाद, इस तनाज़े के बाद किस तरह से मोहतात रहने की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान ने तो बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है सिक्योरिटी काउंसिल में भी और बायलैटरली भी कि हम तो ईरान के साथ खड़े रहते हैं क्योंकि हमारी सियासी, हमारी इखलाकी हमायत ईरान को हासिल है और इसराइल ने एग्रेशन किए जा रही है, इसराइल की तरफ से हुई है। इस वजह से पाकिस्तान तो ये अपना मौकफ जो है मुकम्मल तौर पर रखेगा और हमेशा पहले भी रखता रहा है पाकिस्तान। लेकिन ये बुनियादी तौर पर जंग तो बहरहाल ईरान ने लड़नी है, पाकिस्तान की अपनी जंग तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हमदर्दियां ईरान के साथ हैं। और अब ये जो खबरें आ रही हैं, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है कि जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उसकी एक वजह ये भी थी कि हिंदुस्तान के लोग वहां पे इसराइल के लिए काम कर रहे थे। अगर तो ये कुछ मैंने भी ट्वीट्स देखे हैं, अगर तो ये बात सही है तो अब ईरान को भी पता चल जाएगा कि इंडो इजराइल नेक्सस बना हुआ है, इसराइल का और इंडिया के साथ जो नेक्सस बना हुआ है उसको नुकसान हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ भी जो कुलभूषण जाधव वो ईरान से आया था, तो अब मेरे ख्याल में ईरान क्रैकडाउन करेगा इन तमाम एलिमेंट्स पे, इंक्लूडिंग वो जो पाकिस्तान के खिलाफ वहां बैठे के काम कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। ये अब ईरान को बहुत बड़ा एक काम जो है करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। हमने अभी इतना बड़ा हमारा दुश्मन था यहाँ पे मशरकी हमसाया जिसने पाकिस्तान पे जारहियत की, हमने जवाब दिया 10 मई को। उसके बाद से पाकिस्तान की जो डिटेरेंस है वो तो एस्टेब्लिश हो गई है, तो हमें उस तरफ तो कोई गम नहीं है, अपने घर को सीधा करना है। लेकिन हम बहरहाल हमारी हमदर्दियां ईरान के साथ हैं, उन्हीं को हमारी सियासी हमारी हासिल है। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आएंगे तो कुछ FBI ने जो इख्तियारात उससे मिले हैं उन पर ताजिर तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये क्या मामला है, बजट के बाद इस पर बात होगी शहबाज राना के साथ। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। FBI ने फाइनेंस बिल 2025-26 के जरिए इनलैंड रेवेन्यू अफसरान को गैर मामूली इख्तियारात देते हुए टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस कंपनियों के डायरेक्टर्स, CEOs, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स और इस जुर्म में मुआवनत करने वालों को गिरफ्तार करने का इख्तियार दे दिया है। इन नए मुजवजा इख्तियारात के तहत अगर किसी इनलैंड रेवेन्यू अफसर को तहकीकात के दौरान शवाहिद की बुनियाद पर यकीन हो कि किसी फर्द के इक़दाम टैक्स फ्रॉड या इस कानून के तहत किसी काबिल ताज़ीर जुर्म का सबब बने या इसकी कोशिश की गई, तो उसे कमिश्नर की पेशगी मंजूरी से गिरफ्तार किया जा सकेगा। ताहम अगर किसी रेवेन्यू अफसर को यह खदशा हो कि गिरफ्तारी में ताखीर से मुल्जिम कानून से बच निकलेगा या ऐसे हालात हों कि कमिश्नर से पेशगी इजाजत लेना मुमकिन ना हो, तो वही अफसर मुल्जिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेगा। बिल में यह वजाहत की गई है कि किसी फर्द की गिरफ्तारी कंपनी को उस पर वाजिबुल अदा टैक्स, सरचार्ज या जुर्माने से बरूज़िमा नहीं करेगी, जबकि तमाम गिरफ्तारियां जब तक इस एक्ट के खिलाफ ना हो ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के मुताबिक ही अमल में लाई जाएंगी। अब ताजरों ने इन इख्तियारात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका यह कहना है कि FBI अफसरान को बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ ये लामहदूद और खतरनाक इख्तियारात दे दिए गए हैं। ये कारोबारी बरादरी के बुनियादी हकूक पर हमला है और इन इख्तियारात के बाद कोई शख्स पाकिस्तान में कारोबार नहीं कर सकेगा। सेनेटर फैसल वाडा ने भी सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को बजट पर ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि FBI को गिरफ्तारी का इख्तियार दिया तो सरमायाकार भाग जाएंगे। FBI को दिया गया इख्तियार डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सरकारी मुलाजमत की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज भी आई है। एक और मामला खैबर पख्तूनख्वा के बजट का तनाज़ा है। वहां पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता रोज अपना बजट जो है वो पेश किया। ताहम इस बजट इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बजट तजावीज़ पर इमरान खान से मुशावरत करना आईनी और सियासी हक है। बजट के हवाले से
जो उनका फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा, और अगर मुलाकात ना करवाई गई तो जिम्मेदार विफाक की हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि अफसोस हमारे गवर्नर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और बजट इजलास से रिक्विजिशन पर बुलाया गया। अब ये जो मामला है बजट से जुड़े हुए और केपी के बजट का इशू, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम रिव्यू के होस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट इकोनॉमी को कवर करते हैं शहबाज राना साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज राना साहब, सबसे पहले तो FBR के हवाले से और ये जो इख्तियारात जिन पर ताजरों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ये क्या हुकूमत को लगा, क्यों इस कदर वसी इख्तियारात FBR को दिए गए हैं कि वो किसी को गिरफ्तार भी कर ले, और इनके रिव्यू की कोई गुंजाइश अभी है या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक FBR के अंदर एक माइंड सेट है कि आप जो इख्तियारात हैं उसको इतना ज़्यादा न्यूक्लियर कर दो कि हर चीज़ की जो पावर्स हैं, जो इख्तियारात हैं, वो एक जो टैक्स ऑफिसर है उसको दे दिए जाए। हालांकि जो सिविल मैटर्स होते हैं उसमें इस किस्म के जो क्रिमिनल लॉज के तहत जो इख्तियारात होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं होता। अभी भी जो कानून है उसमें ये FBR के पास इख्तियार है कि अगर कोई ताजिर नोटिस देने के बावजूद रजिस्टर्ड नहीं होता तो FBR के पास इख्तियार है उसके ऊपर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना भी कर सकता है, उसकी दुकान को भी बंद कर सकता है। लेकिन ऐसा ये कोई काम करता नहीं है। अगर तो सिर्फ इख्तियारात लेने से ही मसला हल होता तो शायद हमारी जो टैक्स टू GDP रेशो है, हमारी जो टैक्स की कलेक्शन है वो कहीं ज़्यादा होती और FBR अपने जो अहदाफ है वो हासिल कर लेता। होता ये है कि इख्तियारात ले लिए जाते हैं, उसका फिर ऑब्जेक्टिव और अक्रॉस द बोर्ड जो है वो उसको अप्लाई नहीं किया जाता, और उसका जब सिलेक्टिव यूज़ होता है तो उसमें फिर हैरेसमेंट भी होती है, करप्शन की एलिगेशंस भी आती हैं। तो ये जो माइंडसेट है ना कि जी हर चीज़ कानून के अंदर डाल दो और कानून में डालने के बाद फिर वो लोगों में इतना खौफ हरास पैदा हो जाए कि वो खुद ब खुद टैक्स नेट में आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। सिलेक्टिव यूज़ तो हो जाता है। अब सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की तरफ से भी ये रिकमेंडेशन सामने आ गई है। नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने भी कल इसके ऊपर बात की है, ऑल दोनों डिटेल में बात तो नहीं की कि आप इस कानून को रिव्यू करें। जो प्रपोजल है कि उसको जो गिरफ्तारी का इख्तियार दिया जा रहा है एक टैक्स के बंदे को, ये जो है ओवरबोर्ड जा रहा है। तो इसके बारे में जो एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो तो अगले हफ्ते क्लियर होगी। एक चीज़ जो माजी से मुख्तलिफ है इस दफ़ा, पहले जो बजट था वो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस रिव्यू करती थी जिसके पास कोई ऐसा आईनी इख्तियार नहीं था कि उसकी दी हुई तजवीज़ को मान लिया जाए। अब जो बजट है इस साल दोनों कमेटीज रिव्यू कर रही हैं, जिसमें नेशनल असेंबली भी रिव्यू कर रही है उसकी कमेटी जो है। तो नेशनल असेंबली की कमेटी की जो फाइंडिंग होगी या उसकी जो रिकमेंडेशन होगी वो जब उसके पास नेशनल असेंबली में जाएगी तो वो लाइकली वो अप्रूव हो जाएगी। तो होपफुली कमेटी का जो इनिशियल व्यू आया है वो तो इस तरह के इख्तियारात के अगेंस्ट है, तो शायद ये जो इख्तियार है ये कानून से निकल जाए। ठीक है। और एक पेंशन रिफॉर्म्स का हमने बहुत सुना, एक तो हुकूमत ने टैक्स लगा दिया जिस पर कुछ तनकीद हो रही, लेकिन साथ ही साथ रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजावीज़ भी कुछ आई हैं, कमेटी इजलास में उन पर बात हुई है। आपके ख्याल में वाकई ये कोई संजीदा प्रपोजल है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा सकती है? इस वक्त कोई संजीदा तजवीज़ ऐसी ज़ेर गौर नहीं है जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाने के लिए। ये बिल्कुल कल स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में जो सेनेट की थी उसमें ये बात सामने आई। सेनेटर फारूक एच नाइक ने एक प्रपोजल दिया जिसको इंडोर्स किया PMLN के सेनेटर्स ने भी और औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने भी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो उसके लिए जो आपका सिविल सर्वेंट्स एक्ट है 1973 का, उसमें जाके तरमीम करनी पड़ेगी। ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से ये कोशिश हो रही है कि रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया जाए। लेकिन उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो रिटायरमेंट के करीब होते हैं, हुकूमत की कुछ की तो ख्वाहिश होती है कि इनको जाने दें घर को, जब ये चले जाएंगे तो फिर देखेंगे, तो उस चक्कर में तरमीम रह जाती है। ओवरऑल अगर आप देखें कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है जिसकी कोई थोड़ा बहुत सिस्टम के अंदर से होती है, वो 60 साल के बाद रिटायर होने के वो घर कम ही जाता है, वो कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो जाता है। और दूसरा जो एज एक्सपेक्टेंसी है पाकिस्तान में वो भी बढ़ गई है। तो एक जनरल प्रपोजल तो है कि इसको 62 से 65 साल, अभी तो 60 है, उसको या 62 कर दिया जाए या 65 कर दिया जाए। लेकिन इसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके पेंशन बिल के ऊपर भी आ सकता है कि रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा आपको ओवरऑल बजट में भी इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी। लेकिन एज सच इसकी कोई बहुत ज्यादा बाइंग इन नहीं, और ये बजट में नहीं होगा, ये सिविल सर्वेंट्स एक्ट है उसमें तरमीम करनी पड़ेगी। और शहबाज राना साहब, ये जो केपी के बजट का मामला है, एक तरफ तो जो गवर्नर और वजीर आला के दरमियान और खैबर पख्तूनख्वा की
जो हुकूमत है उसके दरमियान तो बजट इजलास बुलाने के मामले पर तो जो मामला है ही है, लेकिन अगर जो हमने वज़ीर आला के बयानात देखे हैं, अगर जो प्रोसीजरल तरीका है बजट की मंजूरी का, अगर उसमें कोई खलल पड़ता है या वो उस तरीके से नहीं होता, तो क्या आपके ख्याल में इसके असरात जो है वो क्या होंगे जो इस वक्त केपी में मामला चल रहा है? अगर केपीके की हुकूमत जो है बजट पास नहीं करेगी तो 1 जुलाई को अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे, काबीना को जो है चाय पिलाने के पैसे नहीं होंगे। तो ये इस तरह के जो इकदाम करके कोई केपीके की जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट को डैमेज नहीं कर रही होगी, अपने आप को डैमेज कर रही होगी। आई स्टिल सी इट एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसमें नुकसान उनका अपना है, किसी और का नहीं है। ये इस तरह के जो काम होते हैं कि जो एक सीरियस डिबेट होती है, जैसे बजट की जो स्पीच थी फाइनेंस मिनिस्टर की, उसको डिसरप्ट करने की जो कोशिश की उसने पीटीआई के जो लेजिस्लेटर्स थे, उन्होंने वो कोई अच्छा साइन नहीं था। डेमोक्रेसी के अंदर ठीक है, आपको जो भी इख्तलाफात हों, जो भी आपके पॉलिटिकल डिमांड हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस होती है। जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है वो पूरा मुल्क सुनना चाहता है, उसमें वो पीटीआई के लोग भी हैं, नॉन पीटीआई के लोग भी हैं, तो इस किस्म के इकदाम से कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। ये इसी तरह की कुछ हरकतें जो हैं वो जो इसके जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो मेंबर्स स्टैंडिंग कमेटीज के, वो समटाइम्स वो भी करते हैं, तो मीडिया भी इसको लाइक नहीं करता। अब इसको केपी के प्रोविंस के आप लोग के ऊपर ले जाएं, इसको अप्लाई कर लें, तो वहां पे नुकसान किसी का नहीं होगा, इनका अपना होगा। और सेकेंडली, इन्होंने जो असल काम करने वाला है, अगर वाकई ये एहतजाज करना चाह रहे हैं और ये कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे, तो जो ये इन्होंने इन राइटिंग जो कुछ कमिटमेंट्स की हुई हैं IMF के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वो फिर क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये? तो इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिक्स देन थिंग। और ठीक है, और लास्टली ये नॉन फाइलर्स के हवाले से जो इकदाम सख्त से सख्तर होते जा रहे हैं, आपके ख्याल में इनको कोई रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि हम टैक्स नेट अपना बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये इक़दाम इसी तरह आगे मजीद सख्त होते जाएंगे। नॉन फाइलर्स हैं वो FBR के लिए एक बाउंटी है, उसमें बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। FBR चाहता है कि लोग नॉन फाइलर्स रहें, क्योंकि जो नॉन फाइलर होता है वो फाइलर के मुकाबले में जो ट्रांजैक्शंस करता है वो उसके ऊपर जो टैक्स रेट है उसके लिए ज़्यादा होता है। तो अगर FBR वाकई नॉन फाइलर्स के खिलाफ संजीदा होता तो टैक्स के जो कवानीन है उसमें नॉन फाइलर की डेफिनेशन को ख़त्म कर देता, इस मुल्क में वही काम करता, वही ट्रांजैक्शन करता जो फाइलर है। अब इन्होंने एक नई कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाने की वो प्रपोजल दिया है, वो है एलिजिबिलिटी का और इनएलिजिबिलिटी का। इवन कि अगर आप फाइलर भी हो और आप इनएलिजिबल हो डिस्पाइट बीइंग फाइलर, तो जो प्रपोजल ये है कि आप गाड़ी नहीं खरीद सकते अगर आप इनएलिजिबल हो, आप मकान नहीं खरीद सकते, आप प्लॉट नहीं खरीद सकते, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप अपने बैंक का जो अकाउंट है उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ये फाइलर के लिए भी है, प्रोवाइडेड द फाइलर इज देयर इज अ पर्सन हु इज फाइलर बट इनएलिजिबल। अब इनएलिजिबल जो है गैर नाअहल, जो उसके लिए जो उसकी जो डेफिनेशन क्या है कि अगर आपने कोई गाड़ी खरीदनी है तो अगर गाड़ी की कीमत 130 रुपए है तो आपके जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, और उसकी एक डेफिनेशन भी दी हुई है उन एसेट्स की, उसकी जो वैल्यू है कम से कम 100 रुपया होनी चाहिए। मतलब जो भी आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू है ऑफिशियली डिक्लेयर्ड विद द FBR, उस वैल्यू से 30% ऊपर तक जाकर आप कोई असासा खरीद सकते हैं अगर आप फाइलर है तो, और फाइलर है और फिर आप एलिजिबल होंगे। अगर उसकी वैल्यू 140 है और आपका अकाउंट में 100 रुपया पड़ा हुआ है तो फिर इनएलिजिबल हो जाते हैं, तो आप असासा नहीं खरीद सकते। अब ये वाला जो बिल है ये पहले दफ़ा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ये ऐसे को 5-6 माह पहले नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में जा चुका है। स्टैंडिंग कमेटी ने इसको पेंड कर दिया था। अब उसको दोबारा ये इसमें ले आए इस फाइनेंस बिल के अंदर, पर उसके साथ एक कंडीशन उस स्टैंडिंग कमेटी ने ये लगाई थी कि जो 130 रुपए की जो असेसमेंट है ये कौन करेगा, इसका निजाम क्या होगा, इसमें शफाफियत कितनी होगी, इसमें ब्लैकमेलिंग के तो चांसेस नहीं है, वो अप्रूव करना अभी तक FB नहीं कर सका। बिल्कुल ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया शहबाज राना हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनूबी अफ्रीका का 27 साल का तवील इंतजार आज खत्म हो गया और 1998 के बाद ICC जो ट्रॉफी है उसने अपने नाम कर ली और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप
के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती। इस जीत के लिए साउथ अफ्रीका अब तक आईसीसी के टूर्नामेंट्स में एक फाइनल, 12 सेमीफाइनल और 2 क्वार्टर फाइनल जो है वो हारा, जिसके बाद आज बिलाखिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है वो उन्होंने हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका पहली मर्तबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बना है और अफ्रीकी टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी। लॉर्ड्स में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीकी बैटर आइडन मार्करम की जो शानदार परफॉर्मेंस थी उसने टीम को जीत के करीब कर दिया। मार्करम ने 136 रन की शानदार इनिंग्स खेली और साउथ अफ्रीकन कप्तान टिम्बा जो है वो 66 रन बना सके। दोनों ने टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में 270 रन बनाए थे, जबकि जनूबी अफ्रीकी टीम पहली इनिंग्स में 138 रन बना सकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने 74 रन की लीड के साथ दूसरी इनिंग्स शुरुआत की, लेकिन जो कैंगरूज की पूरी टीम थी वो 207 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 282 रन का हदफ मिला था, जो मैच के तीसरे दिन के इख्तिताम पर टीम ने 2 विकेटों पर 213 रन बना लिए थे और फिर जो है वो इसी तरह से कामयाबी के लिए 69 रन दरकार थे। तो प्रोटीज ने 5 विकेटों के नुकसान पर ये 282 रन का हदफ पूरा करते हुए 27 साल बाद बिलाखिर टेस्ट क्रिकेट की ये जो चैंपियनशिप है वो जीत ली। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान मेहमानों को इजाजत दे, अल्लाह ने के बाद।